राजस्थान का लगातार दूसरी बार दौरा करेंगे पीएम मोदी। जाट बहुल नागौर में होगी पीएम मोदी की जनसभा। सीएम योगी का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा। सीएम योगी नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला। लाठीचार्ज को लेकर नीतीश तेजस्वी के खिलाफ पटना कोर्ट में शिकायत। अठारह जुलाई को एनडीए की दिल्ली में मीटिंग। नड्डा ने चिराग और मांझी को न्योता भेजा। इसी दिन विपक्षी दलों की बेंगलुरु में बैठक। बाढ़ पर दिल्ली और केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस आज करेगी मौन सत्याग्रह। यमुना लगातार उफान पर, कई इलाके अभी जलमग्न। एनडीआरएफ ने दिल्ली के प्रगति मैदान में चलाया बचाव अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज बड़ी खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन में सुभाषपा की एंट्री हो चुकी है। तो सुभाषपा की एंट्री एनडीए गठबंधन में हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट किया गया। ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह से मुलाकात हुई। दिल्ली में राजभर और अमित शाह की मुलाकात की बात सामने आई। राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी इस दौरान साथ मौजूद रहे हैं। ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई है। अमित शाह ने साफ तौर पर अपने ट्वीट में कहा उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। ओपी राजभर से दिल्ली में मुलाकात की बात अमित शाह ने ट्वीट कर बताई। उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। ये बड़ी बातें अमित शाह ने ट्वीट कर कही हैं। राजभर के आने से यूपी में एनडीए को मजबूती मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज ओपी राजभर जो उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर दबदबा रखते हैं, इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछड़ी जातियों के साथ वो खड़े रहते हैं। कई जातियों के साथ कई जातियों पर उनका एक अच्छी पकड़ है और अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, लेकिन दोनों के हाथ निराशा लगी। समाजवादी पार्टी को भी और ओम प्रकाश राजभर को भी निराशा हाथ लगी थी। हालांकि नतीजों के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर के जो सुर हैं वो बदलने लगे थे। ओम प्रकाश राजभर लगातार कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आते थे, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस बात से कयास लगाया जाना शुरू हो चुका था कि अब कहीं ना कहीं जो रुख है ओम प्रकाश राजभर का वो नजर आ रहा है एनडीए की ओर। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अरविंद राजभर और अरुण राजभर ने मुलाकात की है, माफ कीजिएगा, ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान की तस्वीरें खुद अमित शाह ने ट्वीट की हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी की ओर जाने का जो मन है वो बना रहे थे और दिखा भी रहे थे अपने बयानों के माध्यम से कि वो जाना चाहते हैं। कई बार तो उन्होंने खुलकर ये तक कह दिया था कि मुझे किसी ने भाव नहीं दिया, मुझसे किसी ने बात नहीं की, लेकिन अब आखिरकार एनडीए गठबंधन में वापसी हो चुकी है। प्रवेश जी बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सब लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कयास ये कई दिन पहले से लग गए थे कि बीजेपी की तरफ ओम प्रकाश राजभर का रुझान या ये कहे उनका मन बन चुका है, और वो बार बार इसके उदाहरण और लक्षण पहले ही मिल चुके थे। और हाँ। कल जब उनकी अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो उसके बाद भी शाम तक कयास यही लग रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन जब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर फोटो को साझा किया, तो उसके सीधा जो मैं कहूँ सीधा जो बात करें तो वो सीधा अब खुल गया है, ओपन हो गया है कि राजभर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी है, ये बयान दिया है कि अब राजभर जब बीजेपी में शामिल हो गए तो उनके साथ मिलकर यूपी को और रफ्तार देगी और विकास में यूपी आगे भी जाएगी।
जी बिल्कुल। और देखिए, इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। हालांकि इससे पहले जब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था, उस दौरान अपने बयानों के चलते कई सारी मनमुटाव जो हुए थे। लेकिन अब कहते हैं ना कि राजनीति में ना तो दोस्ती पक्की होती है और ना ही दुश्मनी। आज कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई है। अखिलेश यादव के साथ लगातार तकरार थी और बयानबाजी में वो कहते भी आए थे कि अखिलेश तो एसी कमरों में बैठने वाले नेता हैं और हम चाहते हैं कि जो नेता धरातल पर उतरकर काम करते हैं हम उनके साथ रहें। लेकिन क्या लगता है कि अब 24 के चुनाव में ओपी राजभर का एनडीए के साथ मिलना कितना बड़ा असर डालने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही, राजनीति में ना दोस्ती ना क्या से बैर। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि राजभर इससे पहले जब एनडीए को छोड़ के गए थे तो उन्होंने काफी आरोप लगाए थे, और उसके बाद जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी तो उन्होंने वो अपना एक दबदबा भी रखते हैं। यूपी के कुछ क्षेत्रों में बात करें तो उसी को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके बयान पे जो है अपने तवज्जो दी और उनको जो है निमंत्रण दिया, जिसके बाद उनकी मुलाकात हुई और उनको साफ साफ तौर पर बीजेपी में शामिल किया। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी के जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो यूपी में अंश हुए हैं, या ये कहें जो उनसे दूर रहते थे, तो राजभर के शामिल होने से कहीं ना कहीं बीजेपी ने उन वोटों पर भी सेंध लगा दी है। और अब जब दोनों एक होकर इस तरीके से साथ में आके चलेंगे तो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा जरूर होगा क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं जिन पर एक बड़ा दबाव है, बड़ी अच्छी पकड़ है ओम प्रकाश राजभर की। इसके साथ साथ कुछ सीटों पर भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। अब ऐसे वक्त में जब चुनाव 2024 का है और उससे पहले ये गठबंधन एनडीए के साथ हुआ है तो बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन प्रवेश, देखिए, मुलाकात अमित शाह के साथ हो गई है। क्या लगता है इस मुलाकात में क्या सिर्फ साथ आने की बात हुई होगी, या 24 के चुनाव में जो सीटें हैं किस तरीके से रहेंगी, इन सब को लेकर भी कोई बातचीत बनी होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं सीटों को लेकर एनडीए में समस्या भी हो सकती है। सीटें कौन सी इनको मिलने वाली हैं, किन सीटों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस सब को लेकर भी क्या लगता है कि क्या सहमति बन गई है पूरी तरीके से, इसके बाद ही वापसी हुई है ओम प्रकाश राजभर की? जी देखिए, ये खुलासा तो मुझे लगता है कि अभी हो सकता है 1-2 दिन में हो, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब ये मुलाकात हुई है तो उससे पहले कुछ ना कुछ तय जरूर हुआ है। हो सकता है कि कुछ सीटों के अलावा मांग भी की गई होगी कि अगर कोई पद वगैरह चाहिए, या ये कहें कि अपने कोई मंत्री पद की बात करें। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं राजभर, तो वो अपनी मांगों के साथ जाएंगे, चाहे चाहे वो अपने स्वतंत्र होकर, या ये कहे अपनी पार्टी से रहते हुए चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसमें उनको उतना फायदा नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से योगी सरकार यूपी में आई है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी दबदबा बढ़ा है, और उसमें जब राजभर उनसे शामिल हो रहे हैं तो अपने लिए कुछ ना कुछ जगह तो जरूर मांगेंगे। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से 2019 में ओम प्रकाश राजभर को पार्टी से बर्खास्त किया गया था, उस सब के बाद अब ऐसा माना जा रहा था कि शायद ओम प्रकाश राजभर इस पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन 22 में वो अखिलेश का साथ पकड़ते हैं और 22 के नतीजों के बाद ही उनके सुर भी बदल जाते हैं पूरी तरीके से। साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर को तो जाना ही जाता है उनके बयानबाजी के लिए, और वो लगातार बयानों में ये बात दिखा रहे थे। यानी ओम प्रकाश राजभर, देखिए, राजनीति में इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, वो माहिर खिलाड़ी नजर आते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ आना, और जैसे ही उनको इस बात का अंदाजा लगा कि अब समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं है, उन्होंने तुरंत ही पाला बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो बयानबाजी करने लगे। और देखिए, उसका नतीजा ये हुआ कि एनडीए में शामिल हो चुके हैं अब। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, कुछ राजनीतिक दल या कुछ राजनेता ऐसे होते हैं कि जहां पर उनको फायदा दिखता है वो उसी नाव में सवार हो जाते हैं और उसी नाव के साथ चलना शुरू कर देते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे तो उन्होंने बीजेपी पे खूब छीटाकी से कर दी थी, और उसके बाद जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो अब वो समाजवादी पार्टी पे निशाना कर रहे हैं। तो इसमें कोई, मैं ये कहूंगा, गलत भी नहीं है, ना कोई इसमें कोई बड़ी बात है, क्योंकि जिसके साथ बैठे हैं जाहिर सी बात है उसकी तारीफ तो करनी होगी। और विपक्ष को एक झटका तो जरूर राजभर ने दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, या ये कहीं कोई जब उनको ये साफ साफ नजर आ रहा है राजनीति में कि अपने दम पर वो यूपी में किसी भी प्रकार का कोई करिश्मा नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी राजनीति को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की है, और उसको देखते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और कहीं ना कहीं जो उनकी सीटों का बंटवारा है, चाहे उनका कोई, मैं ये कहूँ, कोई उनको एक ऐसा डिमांड जरूर होगी जो आने वाले समय में हो सकता है थोड़े बहुत 1-2 दिन में खुल के सामने आ जाएगी। अभी लोकसभा चुनाव की बिसात बीजेपी बिछा रही है, और उसी
मिसाल के तहत राजभर को बीजेपी में शामिल किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए प्रवेश, अगर हम ध्यान दें तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब सपा के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट सामने आया था, एक वीडियो सामने आया था जिसमें पीडीए से पूरी तरीके से एनडीए को अखिलेश यादव उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब इस पीडीए में, क्योंकि इसका मतलब ही था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इससे वो एनडीए को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब इन्हीं जातियों पर मजबूती रखने वाले ओम प्रकाश राजभर जब पहले ही सपा का दामन छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये पीडीए वाला फंडा सपा का कमजोर पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के जब से बिसात बिछड़ गए, तो चाहे बीजेपी हो या अन्य दल, सभी बात करें विपक्ष की, तो वो एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार हमने एक मंच पर कई राजनेताओं को, कई पार्टियों को एक साथ साझा करते भी देखा है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने पिछले चुनाव में भी मैं बात करूंगा तो कांग्रेस का भी साथ मांगा था। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, कई अन्य दलों का भी समर्थन दिया था। लेकिन जब राजभर ने उनका साथ दिया था तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि इस बार यूपी में उनका झंडा जरूर गड़ेगा। लेकिन जब योगी दोबारा से मैदान में आए तो उनके सुपड़ा साफ हो गया, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों को एक बात तो समझ में आ गई है कि बीजेपी को अगर हराना है तो एकजुट होना बहुत जरूरी है। और इसी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन तरीके से समझती है कि चुनाव से पहले उस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए, और कहीं ना कहीं देखिए उसने अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में शामिल भी कर लिया है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति की आज की सबसे बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में एनडीए गठबंधन में सुभाषपा की अब एंट्री हो चुकी है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा का एनडीए के साथ मिलना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। और आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए बिसात बिछानी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है बुलंदशहर से, जहां पर गंगा में बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट हो गया है। राजघाट में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, गंगा घाट डूबे हुए हैं, फसलों तक गंगा का पानी पहुंच गया है। खतरे के निशान से अभी नीचे बह रही है गंगा। लोगों से गंगा घाट छोड़ने की प्रशासन ने अपील की है। गंगा किनारे 1 दर्जन से ज्यादा अस्थायी बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। तो देखिए, आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गंगा का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान के अभी हालांकि नीचे बह रही है गंगा, लेकिन लगातार ये जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। गंगा घाट डूबे नजर आते हैं, फसलों तक गंगा का पानी पहुंच गया है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, खतरे के निशान से अभी नीचे बह रही है गंगा। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अनिल मीणा इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल, गंगा किनारे 1 दर्जन से ज्यादा अस्थायी बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, लेकिन जो जलस्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने ऊपर पहुंच चुका है गंगा का जलस्तर। और फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गंगा किनारे घाटों के आसपास बसे लोगों की। इनको दूर हटने के लिए लगातार चेतावनी भी दी जा रही है, निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इनको कहां आखिर भेजा जाए? क्या इस सब को लेकर प्रशासन ने कोई तैयारी की है? जी देखिए, बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लगातार गंगा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। और प्रशासन ने जो लगातार गंगा राजघाट पर जो जिस तरह से जो लोग फूल बेच रहे थे, प्रसाद बेच रहे थे और जो लोग थे उनसे सबसे अपील करना शुरू कर दिया। और जो गांव जो घर बसे हुए हैं लगातार गंगा के किनारे, उनसे भी अपील किया कि घरों को खाली कर दिया जाए और गंगा के घाटों को खाली कर दिया जाए। और अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने वहाँ जो धर्मशाला बनी हुई है, धर्मशाला में जो लोग हैं गंगा किनारे, उनके लिए रोकने की जगह तैयार की है। और उन्होंने कहा है कि जब तक ये जो गंगा का जल स्तर कम नहीं होता है उसको लेकर लोग जो राजघाट पे जिस तरह से धर्मशाला बनी हुई है वहाँ रोका जाएगा। और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था का भी प्रशासन की तरफ से ध्यान रखा गया है। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरह से गंगा का जल कल कुछ और था और अगर बात की जाए आज की, तो आज कुछ जल स्तर लगातार जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है उसको लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से गंगा का जल आज खुद और ज्यादा बढ़ा, जिसमें एक जो गंगा किनारे एक छोटा मंदिर था वो भी पूरी तरह से गंगा में समा गया है। और जो गंगा किनारे जो पेड़ लगे हुए थे वो भी गंगा में समा गए हैं। हालांकि जो डिवाई की जो एसडीएफ प्रियंका गोयल, उनसे हमारी फोन पर बात हुई थी तो उनका कहना यह है कि तत्काल जो बाढ़ नियंत्रण के जो कर्मचारी हैं, जो सिंचाई विभाग के जो लोग हैं, बाढ़ प्रबंधन के जो अधिकारी हैं, सभी को मौके पर तत्काल लगा दिया गया है। और जो तमाम उसको जो गंगा का जो कटान है वो जिस तरह से जल तेजी से बढ़ा इस वजह से कटान हो चुका है और नहीं उसके लिए तमाम टीमें लगा दी गई हैं, जिससे कि कोई किसी तरह की कोई समस्या लोगों को पैदा ना हो पाए। और लोगों के लिए लगातार हमारे द्वारा अपील की
जा रही है कि गंगा के घाटों को खाली कर दिया जाए। हालांकि जो लोग हैं उन्होंने घाटों को खाली कर दिया है, और जो कुछ लोग जो रह गए हैं उनके लिए भी गंगा के घाटों को खाली कराने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है। हालांकि जो एसडीएम है और जो एडीएम प्रशासन तमाम अधिकारी हालांकि गंगा के बाढ़ की बढ़ते जलस्तर की सूचना पाकर हालांकि मौके पर पहुंचे हैं और तमाम गंगा के जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार जो कटान हो रहा है वो किस कारण हो रहा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट होता दिखाई दे रहा है। गर्मा बिल्कुल साफ तौर पर देखिए समस्याएं बहुत ज्यादा हैं लोगों के सामने। हालांकि अनिल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए अभी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ रहा है इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अगर हाल ही में ये जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर हो जाए, ऐसे में प्रशासन के लिए और ज्यादा बड़ी चुनौती हो जाएगी लोगों को सुरक्षित कर पाना और सुरक्षित स्थानों पर भेज पाना। जी देखिए, बिल्कुल गर्मा, अगर बात की जाए देखिए प्रशासन की तरफ से कुछ ना कुछ तो ढिलाई तो बढ़ती गई है, क्योंकि अगर गंगा के किनारे जिस तरह से जो बाढ़ के जो कटान की पहले से ही जो हर वर्ष गंगा का कटान होता है, राजघाट गंगा घाट पर हमेशा कटान होता है जिस भी गंगा बाढ़ आती है, लेकिन उसको लेकर प्रशासन ने जिस तरह से ढीली तैयारियां की हैं वो भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। हालांकि अब जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है, अगर पहले से ही ऐसा तैयारी करता तो शायद हो सकता है कि कटान इतना ज्यादा नहीं होता। और जिस तरह से लगातार जिस तरह से रात गंगा का जल और बढ़ा है, उसको लेकर एक छोटा जो मंदिर बना हुआ था वो भी गंगा में पूरी तरह समा गया है। तो और जो पेड़ लगे हुए थे वो भी गंगा में समा गए। तो जल लगातार जो जल बढ़ रहा है उसको लेकर प्रशासन के माथे पे चिंता की लकीरें तो जरूर आई हैं। और अगर अभी बात की जाए तो अभी बरसात की बुलंदशहर में अभी बरसात ज्यादा शुरू नहीं हुई है, अगर जिस तरह से और अगर लगातार बरसात होंगी और अभी जो मानसूनी और जल बढ़ेगा तो उसको लेकर प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं सख्त तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिससे कि और जो लोग हैं गंगा किनारे, तो अगर बात की जाए तो बुलंदशहर में करीब कई गंगा के घाट है, जैसे कि आहार अमंतका देवी घाट है, अनुत्तर है और नरोरा है, बैराज है, और जो राजघाट है, कर्णबास है, तमाम घाट ऐसे हैं जहां लगातार गंगा का कटान होता है। तो हालांकि जो प्रशासन के द्वारा करीब 1 दर्जन से अधिक जो अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं और तमाम चौकी प्रभारियों के लिए जो चौकी पे तैनात किए गए उनसे निर्देश दिए गए और बुलंदशहर में कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम में बाहर कंट्रोल रूम बनाया गया जिसमें कि लगातार जो आपात स्थिति हो उससे निपटने के लिए कोई भी व्यक्ति वहां कॉल कर सकता है। और डीएम ने लगातार वो कंट्रोल जो रूम बनाया है वो अपनी निगरानी में रखा है, जिससे कि जो लगातार डीएम उसकी मॉनिटरिंग करते रहे और जो अगर कोई सूचना हो तो तत्काल उसका निस्तारण करते रहे। लेकिन अगर बात की जाए प्रशासन को पहले से ज्यादा तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने अब जलस्तर बढ़ा है उस समय तैयारी की है, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन की ढीला सामने देखने को मिली है। हालांकि अब प्रशासन का कहना यह है कि तमाम जो आला अधिकारी हैं, बाढ़ प्रबंधन के अधिकारी हो, सिंचाई विभाग के अधिकारी, तमाम अधिकारियों किसी तरह के तो हमको लगा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार वहां तैयार की गई है, जिससे कि कोई अगर ऐसी कोई घटना हो जाए, किसी व्यक्ति की डूबने की शंका हो तो उसको तत्काल वहां से बचाया जा सके। तो उसको लेकर जनपद बुलंदशहर के डीएम ने अब तत्काल सभी जो अधिकारी हैं जितने भी क्षेत्रों में लगातार गंगा के घाट के जो जलस्तर बढ़ने की जो समस्या है उसको लेकर तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए और उन्होंने कहा है कि किसी तरह की समस्या से निपटने के लिए तत्काल प्रशासन के अधिकारी, बिल्कुल प्रशासन भले ही तैयार है, लेकिन देखिए चुनौती बड़ी है प्रशासन के सामने इन स्थितियों से निपटने की। बहुत शुक्रिया अनिल आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको बता दी जहां पर राजघाट में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही चुनौती प्रशासन के सामने बड़ी हो गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर गंगा घाट डूबे, फसलों तक गंगा का पानी पहुंचा है। और यह जानकारी आपको हम बता दें जहां पर गंगा का पानी फसलों तक पहुंच गया है, खतरे के निशान से अभी नीचे बह रही है गंगा। और यह अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर खतरे के निशान से नीचे बह रही है गंगा, लेकिन चुनौती फिर भी बड़ी है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो राजघाट में गंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगा घाट डूबे, फसलों तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। लगातार तो यह अहम खबर जहां पर राजघाट में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम मेरठ से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर मेरठ से है जहां पर कांवड़ियों पर हाई टेंशन गिरने का मामला सामने आया है। तो कांवड़ियों पर हाई टेंशन तार गिरने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि राली चौहान में कांवड़ियों पर गिरा हाई टेंशन तार। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं।
तो यहाँ जानकारी जहां पर अब तक 6 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत की खबर सामने आई है। कई कांवड़िए अभी भी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली विभाग की लापरवाही से कई जिंदगियां चली गई। हाईटेंशन तार गिरने से आपको बता दें कि 6 कांवड़ियों की जान चली गई है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लाली चौहान पहुंचे थे, हाईटेंशन तार गिरा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गांव में एंट्री करते ही आप देखिए किस तरीके के हालात। एंट्री से पहले बिजली घर से शटडाउन मांगा था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और शटडाउन के बाद भी चालू कर दी गई सप्लाई। और हमारे साथ में राजू शर्मा जुड़ चुके हैं मेरठ से। राजू, 6 कांवड़ियों की जान चली गई, बेहद बड़ा ये हादसा हुआ, लेकिन इसे हादसा कम लापरवाही ज्यादा कहेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते इन कांवड़ियों की जान गई और अभी भी कई लोग जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, विद्युत विभाग की लापरवाही ने 6 कांवड़ियों की जान ले ली। वहीं 1 दर्जन से अधिक कांवड़िया अभी जिंदगी और मौतों से जूझ रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में कांवड़िया भर्ती है। हम उस जगह मौजूद है जहां पर ये कल देर रात ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। ये वही जगह है जहां पर 6 कांवड़ियों की जान चली गई। ये विद्युत वही लाइन है, 11,000 केवी की ये लाइन बताई गई है, जिसमें ये सामने जो डीजे खड़ा है वो टकरा गया था। बताया गया है कि ईंट जो है सड़क किनारे रखी थी, उसको बचाने के लिए जो ये डीजे है किनारे से निकाला जा रहा था। और इसी दौरान ये डीजे जो सामने आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज दिखा रहा है, ये डीजे इसी 11,000 की लाइन से टकरा गया और उस दौरान ये पूरा हादसा हो गया। मौके पर ही 6 लोग भारी जो बिजली करंट लगने से वो झुलस गए और कई अन्य लोग गंभीर रूप से भर्ती जो अस्पतालों में थे वो कराए गए हैं। मेरठ के अलग अलग अस्पतालों में जो लोग हैं घायल वो भर्ती कराए गए हैं, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मौके पर भारी भीड़ है, देखिए किस तरह से भीड़ रात से ही यहाँ पर मौजूद है। गमगीन माहौल है, मातम छाया हुआ है पूरे गांव में, क्योंकि 6 लोगों की जान चले जाना कोई छोटा हादसा नहीं है। वो भी कांवड़िया जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ लेकर हरिद्वार से आए थे और मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे थे। बताया गया है कि 200-300 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो शिव मंदिर है वहां पर जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िया जा रहे थे। डाक कांवड़ लेकर तकरीबन 35 कांवड़ियों का ये जत्था मेरठ पहुंचा था और राली गांव में जलाभिषेक कर बाबा भोलेनाथ को मनाने का प्रयास करते। बिल्कुल, एक तरफ देखिए राजू, सावन का ये महीना जहां कांवड़िए लगातार जा रहे हैं, और देखिए हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से ये वाहन टकराया था, लेकिन कितनी संख्या में कांवड़िया अभी फिलहाल झुलसे थे? क्या उनकी संख्या की कोई जानकारी है और कहां पर इन्हें भर्ती कराया गया अस्पतालों में? क्या सही तरीके से इनको उपचार मिल पा रहा है? फिलहाल कितने लोग इस वाहन में सवार थे, सबसे जुड़ी क्या जानकारी है? और बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 35 लोगों का जत्था मेरठ के ग्राम राली से हरिद्वार गया था जल लेने के लिए। डाक कांवड़ के माध्यम से जल लेकर वो मेरठ पहुंच रहे थे, जिसमें से 6 लोगों की विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से अधिक जो कांवड़िया है वो अभी मौत से जूझ रहे हैं। अलग अलग मेरठ के अस्पतालों में वो भर्ती है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मेरठ के बड़े अधिकारी, चाहे आईजी प्रवीण कुमार नचिकेता झा की बात हो, मेरठ डीएम दीपक मीणा की बात हो, एसएसपी रोहित साजवान या कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे की बात हो, रात से ही मौके पर डटे हुए हैं। बाकायदा ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह माहौल शांत हो जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, विद्युत विभाग के हो चाहे लेखपाल हो, ये संबंधित जो थाना है उसका इंस्पेक्टर हो, उस पर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बताया गया है कि घटना होने के 1 घंटे बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे ग्रामीणों में रोष फैल गया। भारी तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हुए और यहाँ पर हंगामा कर दिया। हंगामा जायज भी बनता है, क्योंकि विद्युत विभाग की लापरवाही से 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। गरिमा, 6 कांवड़िया जो बाबा का जलाभिषेक करने के लिए अपने गांव में पहुंचने वाले थे, मंदिर से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर यह हादसा हो गया। 1 दर्जन से अधिक जो कांवड़िया है वो गंभीर अवस्था में अभी मौत से जूझ रहे हैं। ग्रामीण मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? क्या मामला हो गया कल? कांवड़ी वाला हादसा हुआ। क्या मामला हो गया था? करंट लगा दी। कैसे करंट लग गया? और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? बड़ा हादसा हो गया, 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। प्रेमपाल जी, क्या मामला हो गया कल? सर ये लाइन देखो, इससे तक हाँ, ये इधर निकाल की हाँ, बचाने के चक्कर में जो है हाँ, इतना हुआ था। अच्छा, 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। किसको जिम्मेदार समझते हैं? लापरवाही किनकी है? यही कुछ हाथ शटडाउन लिया था। हाँ, उसने नहीं दिया। शटडाउन के लिए उसे बोला गया था, लेकिन फिर भी शटडाउन नहीं दिया। नहीं दिया था, हाँ, लेकिन फिर चालू फिर हैंड टू हैंड चालू कर दिया।
अरे जय के लिए बोला था वहाँ पे जब हाँ। गाँव तो 2 मिनट के लिए उसने शट डाउन दिया, तुरंत के तुरंत ही उन्होंने फिर बिजली छोड़ दी। हाँ तो जैसे यहाँ कहाँ हो रहा है हमारे, तो यहाँ पे ये हादसा हुआ। हाँ। कितने लोग थे जो कावड़ लेने के लिए 35 हरिद्वार गए थे? 35 लड़के थे, 6 लोगों की मौत हो हाँ गई। जी, 6 लड़कों की मौत अभी हो गई। अस्पताल में कितने लोग भर्ती है? अस्पताल में लड़के कम से 8-9 अभी एडमिट है अच्छा, जी। वो गंभीर अवस्था में भर्ती है हाँ जी, अस्पताल में। हाँ जी। क्या मांग की है ग्रामीणों ने, परिजनों ने जिला प्रशासन से? क्योंकि बड़ी लापरवाही प्रशासन के सामने आई है, विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही हुई है। जी। क्या मांग की है प्रशासन से? मांग देखो, हमने कुछ नहीं करा, हमने तो ये कहा भाई उन बच्चों का जो भी है अपना घर परिवार वाले उनके बताएंगे हाँ कि क्या मांग होगी क्या नहीं। हाँ। और ग्रामीण है गरिमा, देखिए और लोग हैं, बिल्कुल। उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ, 6 कांवड़ियों की जान चले जाना कोई मामूली बात नहीं है। वो भी जब वो बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार से जल लेकर पहुंच रहे थे। जलाभिषेक करने से पहले बड़ा मेरठ में हादसा हो गया। विद्युत विभाग की जो लापरवाही है वो साफ नजर आ रही है। हाँ, बड़ी लापरवाही हुई है। हाँ, क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिम्मेदारों पर? हाँ, बताया गया है कि शट डाउन लेने के लिए बोला गया था, ले लिया गया शट डाउन, लेकिन तुरंत उसके बाद चालू कर दिया गया। इस वजह से हादसा हो गया। क्या हुआ? 2 मिनट में छोटी बिजली हमने वहाँ फोन करा था। हाँ। वहाँ की थी। हाँ तो जय ने तुरंत 2 मिनट में छोड़ दी, उन्होंने शट डाउन नहीं लिया, आध घंटे का हमें टाइम दिया था। हाँ, आध घंटे का टाइम लिया, लेकिन 2 मिनट बाद ही चालू कर दिया। गरिमा देखिए, आधे घंटे का कावड़ियों ने टाइम लिया था, क्योंकि उनको कावड़ निकालनी थी। ये जो ईंटें आप देख रहे हैं, ये ईंटें सड़क किनारे रखी है। इनसे बचने के लिए जो ये डीजे आप देख रहे हैं, भारी तादाद में इस पर कोलम है, इसको साइड से निकाला जा रहा था। इसी दौरान ये ऊपर जो विद्युत की लाइन है, 11,000 किलोवाट की ये लाइन बताई गई है, इससे ये डीजे टकरा गया और जिस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। ग्रामीण मौके पर भारी तादाद में मौजूद है, भारी पुलिस फोर्स का भी अमला मौके पर लगाया गया है। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो थाना पुलिस हो, लेखपाल हो या फिर विद्युत विभाग के जय हो, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी कीमत पर लापरवाह लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ये जिला प्रशासन का कहना है। लेकिन क्या कार्रवाई से जो 6 लोगों की जान गई है कांवड़ियों की, क्या उनके परिवार वाले संतुष्ट हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि परिवार का साफ तौर पर कहना है कि बड़ा हादसा हुआ है, लोगों की 6 लोगों की जान गई है, मुआवजा दिया जाना चाहिए और साथ ही एक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, स्वजनों से बातचीत की, उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इनकी मांगों को बिल्कुल। लेकिन राजू देखिए, बड़ा सवाल है कि एक तरफ प्रदेश में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर इस तरीके से लापरवाही के चलते कांवड़ियों की जान भी जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर फिलहाल जिनकी स्थिति गंभीर है उन्हें किस तरीके से इलाज मिल पा रहा है और कब तक उनकी हालत ठीक होती है। बहुत शुक्रिया आपका राजू, अधिक जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर करंट लगने से 6 कांवड़ियों की जान चली गई और हाई टेंशन तार की चपेट में आया था इनका वाहन, और जिसके चलते 6 लोगों की जान गई है, 6 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब तक 6 कांवड़िए करंट लगने से उनकी जान चली गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। कांवड़ियों पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ये दुखद हादसा हुआ है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बीच अहम खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भूजल सप्ताह जागरूकता अभियान की शुरुआत भूगर्भ जल विभाग की ओर से आज से यह अभियान होगा शुरू। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज से अभियान शुरू होने की बात सामने आई है। और आपको बता दें कि आज से 22 जुलाई तक ये चलने वाला है। तो आज से शुरू होकर 22 जुलाई तक ये चलेगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। 10 नब्बे रिवर फ्रंट मार्ग पर कार्यक्रम का शुभारंभ की बात सामने आई है। छोटे बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर पदयात्रा निकाली है। लखनऊ से बांदा के लिए जल मैराथन को हरी झंडी दिखाए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से बांदा के लिए जल मैराथन को निकालकर हरी झंडी, स्कूली बच्चों के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इसमें भाग लिया है। और रैली रायबरेली फतेहपुर होते हुए 20 जुलाई को पहुंचेगी बांदा। ग्राम पंचायत स्तर पर जल चौपाल लगाकर आयोजित होगी। लखनऊ से बांदा के लिए जल मैराथन को हरी झंडी दिखाए जाने की बात सामने आई है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हरी झंडी दिखाए जाने की बात सामने आई है।
और फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर, भूजल सप्ताह जागरूकता अभियान की शुरुआत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस अभियान से जुड़ी ये बड़ी जानकारी भूगर्भ जल विभाग की ओर से अभियान शुरू होने की बात सामने आई। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। जहां पर मानव श्रृंखला बनाकर रैली को रवाना किया गया। 1090 रिवर फ्रंट पर कार्यक्रम के शुभारंभ की बात सामने आई है। तो 1090 रिवर फ्रंट पर कार्यक्रम के शुभारंभ की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आम जानकारी, लखनऊ से बांदा के लिए हरी झंडी दिखाई, तो जल मैराथन को हरी झंडी दिखाई है और स्कूली बच्चों के साथ इसे रवाना किए जाने की बात सामने आई है। ये भूजल सप्ताह हमेशा मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले 70 सालों से जो नहीं हुआ है। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद स्वच्छता जन आंदोलन बन गया है। ये स्वच्छता अभियान जिस प्रकार जन आंदोलन बन गया है, उसी तरह भूजल यानी जल प्रबंधन ये जन आंदोलन के रूप में लेता जा रहा है। आज पूरे समाज के लोग, गांव, गरीब, किसान यानी आदिवासी, सभी लोग जल प्रबंधन के लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे गांव-गांव से लोग निकल कर आ रहे हैं जो जल संचय कर रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां जल नहीं मिलता था, आज वहां हमारे हैंड पंप नहीं छोड़ रहे हैं। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर शरारती तत्व ने प्रसाद की खीर में भांग मिला दी। नशीली खीर खाने से ग्रामीणों की हालत बिगड़ी है और घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आम खबर आपको बता दें, जहां पर ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है और किसी ने प्रसाद की खीर में भांग मिला दी, तो शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रसाद की खीर पे इनकी ओर से भांग मिलाई गई। नशीली खीर खाने से ग्रामीणों की हालत बिगड़ गई, इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया कि आखिर इस तरीके की घटना को किसने अंजाम दिया। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर, जहां पर इस घटना के बाद हड़कंप मचा और नशीली खीर खाने से ग्रामीणों की हालत बिगड़ गई है। तो नशीली खीर खाने से ग्रामीणों की हालत बिगड़ी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, नशीली खीर खाने से ग्रामीणों की हालत बिगड़ी है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी सामने आई है, जहां पर साफ तौर पर नशीली खीर खाने से ग्रामीणों की हालत बिगड़ गई। अस्पताल में कई लोगों को भर्ती कराया है और शरारती तत्वों ने प्रसाद की खीर में भांग मिला दी और नशीली खीर खाने से ग्रामीणों की हालत बिगड़ गई है। कई ग्रामीण जो है वो बीमार भी हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शरारती तत्वों ने प्रसाद की खीर में भांग मिला दी। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, शरारती तत्वों की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया। प्रसाद की खीर में इन्होंने भांग मिलाई थी और जिसके बाद कई ग्रामीणों ने जब इस खीर को खाया तो अभी मौके पर जाके देखा तो गांव वालों ने बताया कि आज प्रसाद वितरण हुआ था। प्रसाद वितरण के साथ में किसी ने भांग मिला दी, जिन्होंने प्रसाद वितरित किया था उसमें भांग मिली हुई थी। अब उस मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि भांग मिलाई गई है। अभी बच्चों की कैसी हालत है मैम? इसमें कुल 15 बच्चे थे। 15 बच्चे में से 13 बच्चे तो सकुशल अपने पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ वापस चले गए हैं। उनको CSC दानपुर और डिवाइस से वापस उनके घर पे भेज दिया गया है। उनके कोई, डॉक्टर ने बताया, कोई भी कैसी भी ऐसी बात नहीं है जो घबराने वाली हो, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में। 2 बच्चों को एहतियातन के तौर पर अलीगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेफर कर दिया गया। थैंक यू। और अगली खबर फर्रुखाबाद से आपको हम बताते हैं, जहां पर कोचिंग की छात्रा के साथ 2 शहदों ने छेड़छाड़ की है। कोचिंग से वापस लौट रही छात्रा को युवकों ने रोका। GGIC बालिका इंटर कॉलेज के पास 2 युवकों ने रोका और रास्ते में रोककर दोनों युवकों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ कर उसे ले जाने का भी प्रयास किया। विरोध करने पर युवकों ने छात्रा के साथ मारपीट भी की है। छात्रा का मोबाइल भी छीन लेने का आरोप लगा है और परिजन अब छात्रा को फतेहगढ़ में लेकर पहुंचे निजी अस्पताल, जहां पर जिला अस्पताल लोहिया ले जाने की सलाह दी गई है। रास्ते में रोककर दोनों युवकों ने छात्रा
छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। परिजनों ने फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में किशोरी के पिता ने युवकों पर आरोप लगाया है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो विरोध करने पर युवकों ने छात्रा के साथ मारपीट की है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर विरोध किया जब छात्रा ने इन युवकों का, तो इसके साथ मारपीट की गई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी, जहां पर कोचिंग से वापस आ रही छात्रा के साथ रास्ते में युवकों ने छेड़छाड़ की है। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, युवकों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अब परिजनों ने फतेहगढ़ पहुंचाया है किशोरी को। तहरीर में किशोरी के पिता ने युवकों पर आरोप भी लगाया है। पुलिस को पूरे मामले की तहरीर दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस को पूरे मामले की तहरीर दी गई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने पूरे मामले की तहरीर पुलिस को दे दी गई है परिजनों की ओर से। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और कोचिंग से वापस लौट रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया है। तो छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विरोध करने पर युवाओं के साथ युवकों ने छात्रा के साथ यहां पर मारपीट की और छात्रा का मोबाइल भी छीन लेने का आरोप है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर छात्रा का मोबाइल भी छीन लेने का आरोप इन पर लगा है। और कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया है। जिला अस्पताल लोहिया ले जाने की सलाह दी गई है। छात्रा के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद अब छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर छात्रा को बताया जा रहा है कि अस्पताल लेकर पहुंचे हैं परिजन। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। और फर्रुखाबाद से खबर, कोचिंग की छात्रा के साथ 2 शहदों ने छेड़छाड़ की है। रास्ते में रोककर इसके साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। और कहा यह जा रहा है कि इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो इन शहदों ने छात्रा के साथ मारपीट भी की है। जिसके बाद अब छात्रा को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं परिजन और पुलिस में तहरीर दे दी गई है। तो फिलहाल पुलिस में तहरीर दे दिए जाने की बात सामने आई है। यह आम खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आगरा से खबर, गैंगस्टर पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में लूट करता था। हाल ही में एक ढाबे पर फायरिंग की थी। पुलिस की कई टीमें पकड़ने में जुटी हुई हैं। तो पुलिस की कई टीम पकड़ने में जुटी हुई है। हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में करता था लूट। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और यह आम खबर, हाल ही में एक ढाबे पर फायरिंग भी की थी। इस वक्त की आम जानकारी, जहां पर हाल ही में एक ढाबे पर फायरिंग भी इसकी ओर से की गई थी और पुलिस की कई टीमें पकड़ने में जुटी। पुलिस की कई टीमें पकड़ने में जुटी हुई। गैंगस्टर पर 50,000 का इनाम घोषित किए जाने की बात सामने आई है। तो गैंगस्टर पर 50,000 का इनाम घोषित किए जाने की बात सामने आई। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हाल ही में एक ढाबे पर फायरिंग भी की थी। अब कई टीमें लगातार गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई हैं और कई टीमें इसे पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही हैं। रणनीति बनाकर इसे पकड़ने की कोशिश जारी है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। और तंत्र क्रिया के चक्कर में पड़कर मैनपुरी की एक महिला रेप का शिकार हो गई। मामला जिले के भुगांव इलाके का है। यहां पर एक महिला को तांत्रिक तंत्र क्रिया के बहाने मरघट लेकर गया। वहां पर उसने महिला के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म भी किया है। महिला का पति जब विरोध दर्ज कराने तांत्रिक के आश्रम पहुंचा तो वहां उसके साथ भी मारपीट कर दी गई। पुलिस ने मामले के आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बीती 28 जून को भुगांव का एक व्यक्ति अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए वनहार गाँव में एक तांत्रिक सिपाही
जयराम के पास लेकर गया। वहां पर तांत्रिक की पत्नी ममता मौजूद थी। आरोप है कि तांत्रिक महिला को तंत्र क्रिया के बहाने मरघट लेकर गया, वहां पर उसके साथ छेड़छाड़ की। बाद में तांत्रिक ने महिला के साथ रेप किया। जब पति को इसकी जानकारी हुई तो वो तांत्रिक के आश्रम पर गया। आरोप यह भी है कि तांत्रिक ने पीड़ित महिला के पति के साथ मारपीट की। तांत्रिक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ सुनील कुमार ने कहा कि गांव के पास से ही तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया है, वहां से उसे कोर्ट में पेश किया गया और बाद में जेल भेज दिया गया है। दिक्कत थी, दर्द होता था मेरे शरीर में, इसलिए तांत्रिक पास गए थे। तो उसने फिर मंदिर पे पूजा कश करी, कश वो शमशान घाट बुला ले गई। शमशान घाट क्या कह के लेके गया था? शमशान घाट पूजा लगेगी। सर मेरी वाइफ की 3-4 सालों से तबीयत खराब रहती थी, काफ़ी परेशान था। मैंने हॉस्पिटल में भी दिखाया और यहाँ तक कि कमांड हॉस्पिटल लखनऊ तक दिखाया, और एक बार मैं आरआर में भी कोशिश की तो वहाँ कुछ हुआ नहीं। वहाँ से आया तो हमारे सगे संबंधियों ने बताया कि ऐसे ऐसे ये इनका दिखा दीजिए और हो सकता है इनको वहाँ से आराम मिल जाए। तो मैनपुरी की एक महिला रेप का शिकार हुई है। तांत्रिक क्रिया के बहाने मरघट ले गया तांत्रिक और यहां पर उसके साथ छेड़खानी की और रेप भी किया है। तांत्रिक को अब जेल भेज दिया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मामले के आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। मैनपुरी में तंत्र क्रिया में पड़कर एक महिला को किस तरीके से शिकार बनाया इस तांत्रिक ने, मामला सामने आया है। हालांकि अब तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तंत्र क्रिया के बहाने मरघट ले गया था तांत्रिक। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मामले के आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मामले के आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया है और अब उसे जेल भेज दिया गया है। एक महिला को तांत्रिक के चक्कर में पड़ना कितना भारी पड़ा वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। महिला के साथ रेप किया है इस तांत्रिक ने। मैनपुरी की एक महिला रेप का शिकार हुई। तांत्रिक क्रिया के बहाने मरघट ले गया तांत्रिक और यहीं पर उसके साथ रेप किया। मामले के आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। और मैनपुरी में तंत्र क्रिया के चक्कर में पड़ना एक महिला को भारी पड़ गया। तो मैनपुरी में तंत्र क्रिया के चक्कर में पड़ना एक महिला को भारी पड़ गया है और रेप का शिकार हुई महिला। हालांकि तांत्रिक को अब जेल भेज दिया गया है। तंत्र क्रिया के बहाने मरघट तांत्रिक लेकर गया था इस महिला को और वहीं पर महिला के साथ रेप किया है। हालांकि जब महिला के पति को इस बात की जानकारी हुई तो वो आश्रम पहुंचा तांत्रिक के और यहाँ पर महिला के पति के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद जब पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने इस तांत्रिक को तो तंत्र क्रिया के बहाने एक तांत्रिक ने किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। मैनपुरी में तंत्र क्रिया के चक्कर में पड़कर एक महिला के साथ किस तरीके से इस तांत्रिक ने रेप किया है, ये मामला सामने आया है। मैनपुरी की एक महिला रेप का शिकार हुई है। तो मैनपुरी की एक महिला रेप का शिकार हुई। तांत्रिक क्रिया के बहाने मरघट ले गया तांत्रिक।
तो मैनपुरी की एक महिला रेप का शिकार हुई है और तांत्रिक के चक्कर में पड़कर आप देखिए किस तरीके की ये वारदात सामने आई है। हालांकि अब तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस में जब पूरे मामले की तहरीर दी गई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तांत्रिक को जेल भेज दिया है। तो मैनपुरी की एक महिला रेप का शिकार हुई है और आपको बता दें कि महिला काफी लंबे वक्त से बीमार चल रही थी, जिसके बाद अपने रिश्तेदारों की बात मानकर वो इस तांत्रिक के पास पहुंची, जिसके बाद तांत्रिक से पूजा क्रिया के चक्कर में और तंत्र क्रिया की बात कहकर अपने साथ मरघट लेकर गया और वहां पर पहले इसके साथ छेड़खानी की है और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया है। चंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता मैनपुरी से। चंद्रजीत, तंत्र क्रिया के चक्कर में पड़ना एक महिला को भारी पड़ गया और महिला के साथ तांत्रिक ने रेप किया है, इस तरीके की वारदात सामने आई है। जी देखिए, आपको बिल्कुल बता दें, ये भोगांव थाना क्षेत्र में एक बहुत ही मतलब चंद्रजीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो चंद्रजीत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैनपुरी की एक महिला रेप का शिकार हुई है और आपको बता दें कि तांत्रिक क्रिया के बहाने मरघट लेकर गया था इसे तांत्रिक अपने साथ में और यहीं पर इसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। तांत्रिक ने यहां पर आपको बता दें कि साफ तौर पर महिला के साथ रेप किया और जब पूरा मामला पुलिस में पहुंचा तो पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मैनपुरी की एक महिला रेप का शिकार हुई है। तो तंत्र क्रिया के बहाने मरघट लेकर गया तांत्रिक, यह आम खबर आपको हम बता दें। और तांत्रिक क्रिया के चक्कर में पड़ना एक महिला को भारी पड़ गया है। और अशोक चौहान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। अशोक जी, इस तरीके का एक मामला सामने आया है जहां पर एक महिला को तांत्रिक के चक्कर में पड़ना कितना भारी पड़ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर कब लोग जागरूक होंगे और इस तरीके की चीज़ों से वो आगे बढ़कर सोच पाएंगे, क्योंकि तंत्र क्रिया में विश्वास करना ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस महिला को बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया और उसके साथ रेप तक हो गया। अशोक जी, आवाज़ मिल रही है आपको? अनम्यूट करें अशोक जी, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। आवाज आ रही है? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। समाज में ये कुप्रथाएं हैं, उसमें लोग पड़ते हैं चक्कर में। तांत्रिक क्रिया एक अंधविश्वास है और चूंकि ये घटना बहुत गंभीर है और इसमें सरकार ने संज्ञान लिया है और तांत्रिक गिरफ्तार हो चुका है। और भी लोग अगर संतृप्त होंगे तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और किस तरीके से महिला के साथ रेप किया गया। देवेंद्र यादव जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी, आपने देखा कि किस तरीके से इन कुप्रथाओं के चक्कर में पड़कर कई बार लोग शिकार बन जाते हैं, इनके साथ में अलग अलग तरह की घटनाएं हो जाती हैं। एक महिला के साथ तांत्रिक रेप करता है, जब पति को जानकारी होती है, पति पहुंचता है तो पति के साथ मारपीट भी होती है। ऐसे में आपको लगता है कि आने वाले वक्त में लोगों को जागरूक होकर सोचना चाहिए और ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए? ये तांत्रिक प्रक्रिया जो है ये अंधविश्वास है। इस तरह के लोगों में नहीं जाना चाहिए, अंधविश्वास में, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
और जो लोग उसके पति को भी मारपीट की है, उसके पति के जिन लोगों ने मारपीट की है उन लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई फिलहाल इस मामले में हो भी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस तरह की घटनाएं लगातार आती क्यों हैं। चंद्रजीत हमारे साथ में लगातार बने। चंद्रजीत, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल चंद्रजीत, इस तरीके का मामला सामने आया है। बताया ही जाता है कि और भी कई सारे तांत्रिक हैं जो एक्टिव रहते हैं और इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। कई लोगों को वो अपने झांसे में फंसाकर कई बार उनसे पैसे भी ऐंठ लेते हैं। क्या अब ऐसे लोगों पर प्रशासन एक्शन ले सकता है? ऐसे और तांत्रिकों की पहचान कर उन पर पुलिस का डंडा चल सकता है? देखिए, आप गर्मा ये मामला भोगांव थाना क्षेत्र का है, जहां एक तांत्रिक सिपाही है वो अब महिला को सही करने के नाम पे उससे 51,000 रुपए लेता है और इसके बाद इलाज के नाम पर इसको शमशान घाट ले जाता है और वहां पर इसकी पत्नी जो इसमें तंत्र विद्या में शामिल रहती है, ममता, जिसका नाम ममता है, और ये दोनों मिलकर उसके पत्नी के सहयोग से ये जो तांत्रिक है वो महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। इसके बाद जानकारी होने पर जब इसके पति और इसके पति का जो बहन और इसकी पत्नी जब वहां पे एक अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचते हैं तो ये तांत्रिक और यहाँ उसके पास वहां पे गुंडे पड़े रहते हैं। उन लोगों ने मिलकर उन लोगों को इतनी गंभीर रूप से मारकर घायल किया है जिसकी उन्होंने रोते रोते खुद अपनी दास्तान सुनाई है। और फिलहाल ये तांत्रिक को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी इसकी पत्नी जो ममता है वो फरार चल रही है। जब पुलिस से इस बारे में जानकारी की गई तो पुलिस के अधिकारी भी कोई भी इस खबर से संबंधित बाइट देने से बचते नजर आए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मैनपुरी में तंत्र क्रिया के चक्कर में पड़ना एक महिला को इतना भारी पड़ गया कि उसके साथ रेप की वारदात हुई है। मैनपुरी में एक महिला के साथ रेप किया है तांत्रिक ने और तंत्र क्रिया के चलते तांत्रिक इस महिला को अपने साथ शमशान घाट लेकर गया था और वहीं पर उसके साथ रेप किया है। और आपको बता दें कि जब पति को इस पूरी बात की जानकारी होती है, पति तांत्रिक के आश्रम में जाकर इस बात को कहता है तो उसके साथ भी वहां पर उसके गुंडे मारपीट करते हैं। पति के साथ भी मारपीट होती है। मामले के आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर गुरदासपुर से है, जहां पर शरारती तत्वों पर नकेल कसने के अभियान के चलते पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरों ने एक गोदाम से 50-50 किलो की 100 बोरियां चुरा ली थी और जिसकी पूरी बरामदगी कादिया पुलिस ने कर दी है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रमुख सुखराज सिंह ने बताया कि टीम ने बड़ी मेहनत से 24 घंटे के अंदर चोरों पर काबू पा लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थानेदार अधिकारियों ने कहा कि किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। गुरदासपुर के हवका डेरा बाबा नानक के कृषि विकास बैंक के क्लर्क रुपिंदर जीत सिंह की किस्मत बदल गई जब उनका 1 करोड़ रुपए का इनाम निकला। इस संबंध में क्लर्क रुपिंदर जीत सिंह ने बताया कि जब वो बैंक में काम कर रहा था तो उसने एक लॉटरी एजेंट से 25 लॉटरी की कॉपी खरीदी और कुछ देर बाद ही उसे लॉटरी एजेंट का फोन आया। उसका पहला इनाम 1 करोड़ निकल आया है। रुपिंदर जीत का कहना है कि वो इन पैसों को अपने बच्चों और परिवार के भविष्य के लिए खर्च करेंगे और उससे जरूरतमंद लोगों की मदद भी करेंगे। जहां बैंक में स्टाफ उन्हें बधाई दे रहा है तो वहीं परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों की भी बधाई देने के लिए लगातार फोन आ रहे हैं। खुशी महसूस हो रही है। मैं अपने मतलब वाहिगुरू का बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्ना नाम मेरी झोली पाया। लाटरी पहला भी पाਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ? हाँ जी, मैं 1.5-2 साल तो लाटरी पा रहा सी। लाटरी पता लगा 1 घंटे पहले पाई है? मैं अज ही 11-11:30 बजे ही आन के लाटरी खरीदी। 1 बजे जिसका रिजल्ट निकलिया उस टाइम मैनू साडे एजेंट जिहड़े अपने दे के जाते लाटरियां पवन कुमार जी उन्होंने दस्सिया भी तुहाडा नंबर निकला आया 1 करोड़ का। सानू तो मतलब बहुत खुशी महसूस हुई। यकीन ही नहीं हो रहा भी साडा नंबर लग गया। ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? मैं इसे पैसों ਨੂੰ अपने बच्चों के भविष्य वास्ते, अपने माँ प्यो वास्ते ते लोड़वंदां दे वास्ते वरतांगा।
और लाइव न्यूज में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।